एक आंदोलन जिसने सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, एक आवाज जो सड़क से निकलकर संसद तक पहुंच गई। सीजेपी के जेएनजी आंदोलन को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन अब खत्म हो चुका है या फिर इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। केस वापसी की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने सरकारों पर दबाव बनाया। दावा किया गया कि बिहार, असम और बंगाल में मामलों को लेकर सरकारों ने फौरन कदम उठाए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक आंदोलन की ताकत है या फिर सरकारों की प्रशासनिक प्रक्रिया, क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली जीत सिर्फ सड़कों पर भीड़ जुटाने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब उसके मुद्दे लंबे समय तक चर्चा में बने रहे। अब बहस इस बात पर है कि क्या जेएनजी की आवाज सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित रहेगी या फिर देश की राजनीति में नया दबाव समूह बनकर उभरेगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं रण। उत्तर प्रदेश में चेतावनी, क्या बढ़ेगा युवा आंदोलन का असर? अगर युवाओं के मुद्दे लगातार बने रहते हैं तो क्या यूपी जैसे बड़े राज्यों में इसका असर दिखाई दे सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी युवा आबादी है और चुनावी राजनीति में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या बिना स्पष्ट नेतृत्व और संगठन के कोई आंदोलन लंबे समय तक टिक भी सकता है? क्या जेएनजी का गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन है, ट्रेंड बनकर रह जाएगा, या फिर आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? केस वापसी की मांग, बिहार, असम, बंगाल में कार्रवाई के दावे और अब उत्तर प्रदेश को लेकर चेतावनी। इन सब के बीच सवाल है कि क्या जेएनजी की ताकत अभी भी सरकारों पर असर डाल रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जेएनजी आंदोलन की शुरुआत युवाओं की मांगों और नाराजगी से हुई। सीजेपी से जुड़े आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों को वापस लेने की मांग को अपना मुद्दा बनाया। आंदोलनकारियों का दावा है कि उनकी आवाज अब सरकारों तक पहुंच रही है और दबाव का असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब लड़ाई सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि केस वापसी और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं तक पहुंच चुकी है। आंदोलन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन मामलों की है जिनमें प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज किए गए थे। सीजेपी का दावा है कि आंदोलन के दबाव के बाद बिहार, असम और बंगाल में केस वापसी को लेकर कदम उठाए गए हैं। आंदोलनकारी इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं और इसे युवाओं की ताकत का असर मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर फैसला सिर्फ आंदोलन के दबाव में लिया जाता है? किसी भी केस को वापस लेने की प्रक्रिया में सरकार, प्रशासन और कानूनी पहलुओं की भूमिका होती है। यानी आंदोलन मुद्दे को बड़ा बना सकता है, सरकार पर दबाव बना सकता है, लेकिन अंतिम फैसला प्रक्रिया के तहत ही होता है। अब इस पूरे मामले का अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश है। सीजेपी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन यूपी तक पहुंच सकता है। यूपी इसीलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ बड़ी युवा आबादी है और युवाओं से जुड़े मुद्दे हमेशा राजनीतिक असर रखते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आंदोलन कितना बड़ा है, सवाल ये है कि क्या यह आंदोलन लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब शुरुआती जोश के बाद भी उसका मुद्दा जिंदा रहता है। सीजेपी के जेएनजी आंदोलन के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अपनी मांगों को लगातार मजबूती से उठाना। दूसरी, आंदोलन को सिर्फ विरोध तक सीमित न रखकर एक स्पष्ट दिशा देना, क्योंकि किसी भी आंदोलन की ताकत सिर्फ भीड़ से नहीं बल्कि उसके असर से तय होती है। अब देखना होगा कि जेएनजी की आवाज सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित रहती है या फिर आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक दबाव बनती है। फिलहाल जेएनजी आंदोलन को लेकर बहस जारी है कि इस वापसी के दावे, यूपी को लेकर चेतावनी और संसद में उठते सवालों के बीच अब नजर इस बात पर है कि आंदोलन आगे कौन सा मोड़ लेता है।
क्या जेनजी की आवाज अब भी असरदार है या आंदोलन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है? नेशन 27 के लिए निशा राय की रिपोर्ट। तो जंतर मंतर से तो शायद जेनजीज का आंदोलन खत्म हो, लेकिन इसका इंपैक्ट, इसका असर अब भी दिख रहा है। आपको याद होगा कैसे यह कहा गया सरकार की तरफ से, जो केस रजिस्टर्ड किए गए थे, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद मारपीट जो हुई थी, उसके बाद तमाम केस छात्राओं के ऊपर से वापस लिए जाएंगे। लेकिन उसमें भी जब देरी हुई तो फिर से धमकी मिली। सीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर केस वापस नहीं हुए तो फिर से आंदोलन होगा। और देखिए इसका असर भी दिखा। चाहे बिहार हो, असम हो, तमाम जगहों से केस फौरन वापस कर लिए गए। लेकिन एक चेतावनी उत्तर प्रदेश के लिए भी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही चेतावनी जारी किया गया। और सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है? क्या आंदोलन उत्तर प्रदेश भी पहुंचेगा या फिर यह आंदोलन का असर आगे तक दिखेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ हैं। मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता सपा के। मेरे साथ निरंजन पोद्दार है। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं मैं। मुझे इतना बता दीजिए कि क्या जो गिरफ्तारियों के आदेश वापस हो गए, केस वापस हो गए, क्या दबाव है सरकार पर अब भी? जो है छात्रों के हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और छात्रों के हितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जो पीपल लेक वाला विषय था, हम लोग पहले दिन से स्वीकार कर रहे थे इसमें चूक हुई है। उसको लेकर के कानून बना, गिरफ्तारियां हुई, सजा हुई, सब पूरी व्यवस्था हो गई। अब उसको लेकर के पेपर लीक संशोधित बिल भी आ गया है। उसके लिए सजा का भी बड़े प्रावधान हो गया है। 5 करोड़ 10 करोड़ तक की जुर्माने की भी व्यवस्था हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया गया है, एसटीएफ भी बना दिया गया है, पूरी व्यवस्था की गई है। हम लोग इस विषय को लेकर कतई हम लोगों ने लिंगरान करने की व्यवस्था नहीं की है। हम लोग बिल्कुल छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग ये छात्रों के पीठ के पीछे खड़े होकर के इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उससे ये लोग बाज आए। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी हो, वो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। सदन में पहले दिन चर्चा क्यों नहीं हुई? अब चर्चा हो रही तो दाएं बाएं क्यों भाग रहे हैं? सदन में चर्चा करिए, सहयोग करिए, उसको लेकर के कानून बनवाइए, आगे बढ़िए। अगर उत्तर प्रदेश में कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उत्तर प्रदेश के जेनजी है वो स्वतंत्र है। संवैधानिक दायरे में धरना करिए, प्रदर्शन करिए, जो मर्जी हो करिए, लेकिन संविधान के दायरे में करें। कोई भी असामाजिक तत्व या राष्ट्र विरोधी ताकत उसका लाभ ना उठा पाए और राजनीतिक दल उसके पीठ के पीछे खड़े होकर अपने राजनीतिक उल्लू ना सीधा कर पाए। लेकिन मौका राघवेंद्र भाई मुझे लगता है आपने दिया। इतना लंबा ये आंदोलन नहीं चलता तो आपको भी नहीं पता था कि भाई आंदोलन इतना बड़ा होगा। और ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया क्योंकि विपक्ष को भी नहीं पता था और विपक्ष को लगा कि मौका मिला। तो भाई आप भी होते तो आप भी लपक लेते शायद। नहीं, देखिए इस तरह राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा आग्रह है जो राजनीतिक दल है छात्रों के पीठ के पीछे न खड़े हो। कपिल भाई मुझको जवाब भी तैयार होगा उनके पास। बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। ये इनके मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस पार्टी पिछले 12 सालों में 5000 आदमी इकट्ठा कर पाई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर पाई? कुछ नहीं कर पाई। अब ये छात्रों के पीठ के पीछे खड़े होकर अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करने हैं। अगले 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ये लोग चाहते हैं लगे हाथों इसको भी निपटा लिया जाए, उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना लिया जाए, असामाजिक तत्वों के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नकारा पार्टी है। ये चाह रहे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का आंदोलन हो। लेकिन ऐसा नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के विश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, पूरे देश के विश्वसनीय नेता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। ऐसा आंदोलन उत्तर प्रदेश में अब आगे आने वाले लंबे समय तक नहीं होगा। छात्रों का भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो भूल जाए, उनके कोई सबक ले लिया आप लोगों ने कि भाई ऐसा आंदोलन नहीं होने देंगे, मांगे मान लेंगे। अब नहीं मांगे अगर होंगे तो बड़ी स्वागत है। मैंने तो कहा ना, संविधान के दायरे में कोई भी व्यक्ति हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, समाज का कोई भाग हो, प्रदर्शन कर सकता है। सरकार से परमिशन लेके धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन कोई राजनीतिक दल, असामाजिक तत्व उसका लाभ न ले पाए, इस बात की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। चलिए मैं कपिश भाई आपके पास आ रहा हूं। कपिश भाई, जो बातें राघवेंद्र जी ने कही कि आप जो सीजेपी या फिर युवा जेनजीज है उनके पीछे खड़े होकर राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, क्या ये वाकई ऐसा है कि आप उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, वो जो करते हैं उसका फायदा आपको मिलता है, ऐसा है?
देखिए अनु भाई, एक बात ये आपको कह दे कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो स्वयं उस तरीके का होता है वो उसी तरीके से सोचता है और दूसरे को भी सोचता है, वो उसी लिए खड़ा है। क्योंकि अन्ना आंदोलन से जो इनका रिश्ता था और जिस तरीके की निचले स्तर की बात कर रहे थे, मुझे हंसी इसी बात की आ रही थी कि 10 साल से एक सरकार जिसने तमाम तरह के ऐसे कानून दिए थे यूपीए सरकार ने कि इंफॉर्मेशन का राइट दिया, एजुकेशन का राइट दिया, भोजन का राइट दिया, सब लेकर के आए। और सबसे बड़ा रोजगार देने का था उस समय, वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, वो लेकर के आए। और उसको पीछे लगाने के लिए अन्ना को पहले स्पॉन्सर्ड किए, फिर अन्ना के पीछे खड़े हो गए। वो तो दिखाई दिया, फिर अन्ना गायब हो गए। और अन्ना के साथ जो लोग आए उन्होंने एक राजनीतिक दल भी बना लिया। तो सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है। हम लोग से बल्कि ये पूछा जाता था अनु भाई, और आप लोगों ने ऑन एयर ये क्वेश्चंस किए हैं कि कपीश भाई, इस आंदोलन को आपने 30 दिन के बाद क्यों ज्वाइन किया? बिल्कुल, मैंने भी पूछा है। आपने भी पूछा, इसलिए मुझे याद है। इसीलिए हम लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे कि अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे पहले दिन से तो ये कहेंगे यही लोग करवा ही रहे हैं। और अगर हम इतने तगड़े थे, मैं मानता हूं कि विपक्ष कमजोर है, कहीं दो राय नहीं, क्योंकि कोई नया मुद्दा खींच करके सामने नहीं आया। लेकिन कारखाने में तूती की आवाज के तौर पे जो विपक्ष खड़ा है, उसको इस देश के लोगों ने ही तो खड़ा किया है ना, इस देश के सिस्टम ने ही तो खड़ा किया है ना, कि आज आप तानाशाही पूर्वक हर चीज चला रहे। भाई अनु भाई, एक बात बताइए, अगर 152 परीक्षाएं इनके उसमें लीक हो रही हैं, 2024 में एक विधेयक आ रहा है जिसके अंदर जो है बकायदा 5 साल की सजा बनाई जा रही है, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए जो है शस्ति लगाई जा रही है, सब कुछ लगा, उसके बाद से भी आप रोक नहीं लग पाए। और फिर आप उसी को डाइल्यूट करने के लिए फिर उसी में संशोधन विधेयक ले आए और इतना कर दिया कि 5 वाले को 7 साल कर देंगे और उसके बाद 5। मतलब आपको क्या लग रहा है कपीश भाई कि ये जो बिल आ गया इसका कोई इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? सरकार तो कह रही, राघवेंद्र भाई भी यही कह रहे हैं कि बहुत मजबूत बिल है, बहुत अच्छे तरीके से लागू होगा ये। नहीं, अगर ये बहुत मजबूत बिल है तो इसमें फांसी की सजा कर दो। 5 से 7 क्यों बढ़ाने का मतलब, या 10 कर दो। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा रोक रहा हूं कपीश भाई। निरंजन जी आपका वापस आपके पास होगा। दीपक बालियान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीजेपी के प्रवक्ता। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, सबसे पहला सवाल मेरा, क्या यह आंदोलन खत्म हो गया या फिर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? अनम्यूट कर लीजिए दीपक जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी नमस्कार, आपका भी धन्यवाद सर। और जो अभी हमारी जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली है। आगे भी जहां भी छात्र हितों के साथ में जहां उनका दमन होगा छात्र हितों का, हम लोग खड़े रहेंगे। नहीं, अभी जैसे धमकी दी गई कि भाई बिहार में, बंगाल में, असम में छात्रों पर एफआईआर हो रहे थे, वो वापस नहीं हो रहे थे, आपकी धमकी का इंपैक्ट हो गया क्या? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ है कि आप लोग वहां भी आंदोलन करेंगे? देखिए सर, जहां भी मैं आपसे पहले भी कहा था और अभी दोबारा से कह रहा हूं कि जहां भी छात्र हितों का दमन किया जाएगा, सीजेपी आगे आके आंदोलन करेगा। और कल जो कहा गया था, हमारे साथियों द्वारा ट्वीट किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि हमारी जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन मांगों की उस सहमति की अवहेलना की जा रही थी, इसलिए हमारे साथियों ने ट्वीट किया था। लिखित आश्वासन मिल गया? दीपक जी, आप लोगों को कह रहे थे कि भाई रिटर्न नहीं मिला हमें, और क्या क्या मांगे, जो क्या तमाम चीजें पूरी हो रही हैं? जी, हमें अभी लिखित में आश्वासन नहीं मिला रिटर्न में। हमें उम्मीद है कि आज रात तक हमें मिल जाएगा। और ये मुझे बता दीजिए, अगर आश्वासन नहीं मिलता है, अगर आज नहीं मिला आपको कुछ भी, तो क्या होगा कल? देखिए, अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो बैठ के फैसला लेगी और जो भी छात्र हित में हमें लगेगा वो हम कदम उठाएंगे। क्या आप लोगों को उम्मीद थी दीपक जी कि इतना बड़ा आंदोलन खिंच जाएगा? जो आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया थोड़े से, और देखिए पूरा देश एक साथ आ गया। सर, हमें छात्रों पे भरोसा था, हमें युवाओं पे भरोसा था, क्योंकि युवाओं की आवाज को सालों से दबाया गया। युवाओं के अंदर एक गुस्सा था, युवा बहुत परेशान था, वो बहुत दर्द में था, कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं था। इसलिए छात्रों ने खुद से ही एक मंच बनाया जिसका नाम सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, और सीजेपी पे छात्रों ने भरोसा भी किया। क्या सीजेपी आने वाले चुनाव में भी जाएगी दीपक जी?
जी, अभी भी हमने चुनावों के बारे में इस तरह के कोई भी नहीं सोचा। हमारी किसी से बात हुई है, हमारी टीम में भी इस तरह की अभी कोई बात नहीं है। आगामी समय में जहां भी छात्र हितों का दमन किया जाएगा वह हम काम करेंगे नहीं, इसी तरह और से। लोग तो उम्मीद कर रहे होंगे, जो आपके साथ जो युवा जुड़े होंगे वो भी कहते होंगे कि भाई हमें भी भागीदारी चाहिए, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, तब हम शायद सिस्टम बदल पाएंगे। तो क्या सिस्टम बदलने के लिए आपको भी आना पड़ेगा सत्ता में? नहीं सर, हमने इस बारे में भी बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। अभी तो हम सब लोग अपने अपने घरों को आगे, मैं भी आज अपने घर को मैं जयपुर रुका हूँ, कल सुबह घर पहुंच जाऊंगा। आशुतोष जी भी घर पहुंच गए। बाकी के जो साथी हैं जो पिछले 1.5-2 महीने से अपने परिवारों से दूर थे, वो सब अपने घरों पे कुछ समय बिताएंगे। उसके बाद हम सब लोग बैठेंगे और आगे का जो भी होगा निर्णय हम बोलेंगे। दीपक जी, कैसा लगता है जब इतना बड़ा फैसला हो गया, इतने दिनों से आंदोलन में 30 दिन 26 दिन आप लोग लगातार लगे रहे और अचानक ये फैसला आया, पूरी थकान, पूरी जो चीजें होगी, चोट भी लगी होगी बहुत सारे लोगों को, वो क्या पल में दूर हो जाती हैं? देखिए सर, जो युवा जो इतने सालों से परेशान था, उसको एक उम्मीद तो थी, उसको एक लोकतंत्र में भरोसा तो था उसका। इसीलिए तमाम जो लाठीचार्ज हुए उनके ऊपर, जो बर्बरता की गई, उसके बाद भी वो डटा रहा, क्योंकि उसको लगता था कि उनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। वो इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठा था। हमें बहुत खुशी भी हुई उस समय, और एक दुख भी था, क्योंकि हमारे जो 20 से 22 जो बहन थे उन्होंने आत्महत्याएं कर ली। लेकिन खुशी इस बात की थी कि हम उनको इंसाफ दिलाने में सफल हुए। क्रेडिट लेने की होड़ मच रही है दीपक जी। आपने देखा कि भाई आपके पॉलिटिकल पार्टी कई आए आपके मंच पर, आप या फिर तमाम जो विपक्ष के पार्टियां हैं, आप सत्ता पक्ष भी कह रही है कि भाई वो क्रेडिट ले रही है। क्या वाकई क्रेडिट जाएगा, या फिर आप किसके साथ हैं? सत्ता पक्ष को डर लग रहा है, या फिर तमाम दलों के लिए चेतावनी है ये? सर, हमने पहले भी कहा है, हमें क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल क्रेडिट के पीछे नहीं भागते। किसी को क्रेडिट लेना है बोले। हमारा उद्देश्य था छात्र हितों का, छात्रों की जो मांगे थी वो सरकार से मनवाना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ताकि एक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। वो हो गया है। जो क्रेडिट लेना चाहता है वो ले सकता है। तो आप लोग क्या आगे फिर आंदोलन में आएंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भाई अगर आगे कुछ होगा तो हम फिर आएंगे ऐसे मुद्दों को लेकर। अरुण जी, एक सवाल है मेरा। ठीक लगेगा। जी दीपक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए दीपक जी, दीपक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? एक सवाल है मेरा। जी नवीन जी सवाल करना चाह रहे हैं। नवीन जी दीपक जी से सवाल कर सकते हैं। जी सर। दीपक जी, मैं आपके आंदोलन में गया था, 17 तारीख को मैं वहां था और 18 को भी मैं था। मैंने एक चीज देखी, आपके आंदोलन में जो सत्याग्रह होता है, अनशन होता है, आमरण अनशन होता है, ये तो भारत की राजनीति में अगर हमने देखा इतिहास में तो गांधी जी इसकी प्रेरणा स्रोत थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो कभी नहीं रहे हैं। आपके मंच पर गांधी जी को छोड़ के 2-3 लोगों की फोटो, शहीद भगत सिंह की फोटो थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो थी, और एक और शायद किसी की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो गांधी जी को आप लोगों ने किस लिए किनारे किया था? मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कारण था? क्या केवल दलित पॉलिटिक्स तक सीमित है? क्योंकि आपके आंदोलन में स्टार्टिंग में, मैं बहुत बेबाकी से बोलता हूँ, तब्दील इस्लाम को रिहा करो और ये सब नारे लगे, भीम जय भीम के नारे लगे, ब्राह्मणवाद से आजादी। ये कैसी आजादी मांग रहे थे आप लोग? नहीं सर, देखिए हमारे मन से ऐसे कोई नारे नहीं लगे। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जय भीम के नारे लगाने से क्या दिक्कत है? जय भीम, हम सब लोग अम्बेडकर जी को मानते हैं और हमें संविधान में डॉक्टर भरोसा है। गांधी अम्बेडकर जी का को भी मानते हैं हम। किसी क्रांति में कोई योगदान रहा है क्या? कोई आंदोलन कभी किया उन्होंने अपने जीवन में? नहीं, उन्होंने आप लोग आंदोलन थे तो गांधी जी आप तो बड़े दलितों की अम्बेडकर बात नहीं करें, वो हुए ना। दलितों की नहीं, थोड़ी, दलित वो की तो बात पूरे नहीं है। देश मानता है उनको। उन्होंने तो प्रश्न पूरे ये है, देश नहीं के मानते, लिए हम भी हैं। आज जो भी हमारे पास अधिकार है, हक अधिकार है, संविधान सब उनकी समिति के बदौलत। अध्यक्ष थे, इतना मानता हूँ। संविधान निर्माता नहीं थे वो संविधान समिति के अध्यक्ष ही मैं मानता हूँ। प्रश्न इस बात का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे, कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। महात्मा गांधी प्रेरणा स्रोत है ना आंदोलन के। तो नहीं, देखो, हम गांधी जी को मानते महात्मा हैं और गांधी नहीं थे अम्बेडकर जी आपके? को मानते हैं। ये आपकी विचारधारा है, आप किसको मानते हैं और ये हम नारे तय आपके करेंगे कि हम किसको मानते महात्मा हैं। गांधी के लिए तो कोई नारा नहीं लगा आपके मंच पे, ना कोई हम फोटो बार था बार उनका। कहते हैं हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं सर, शायद अब आपने एक सुना सवाल, नहीं होगा। अब एक सवाल और है मेरा। जी 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 सर, बताइए। अभिजीत दीप के अमेरिका से आते हैं, एयरपोर्ट पर जाकर दिल्ली पुलिस की आपके डीसीपी हाथ में ऐसे जाके परमिशन थमाते हैं कि लीजिए दीपक जी, ये आइए आंदोलन करिए। ऐसा कभी भारत में आपने देखा आजादी में? आपकी उम्र में कम तो 25-26 साल की होगी, 24 की तो होगी। ऐसा कभी हुआ है? कि मैं ये क्यों ना आरोप पे लगाऊं आपके ऊपर कि आंदोलन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्क्रिप्टेड था और दलित राजनीति को करना था, क्योंकि पीडीए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का चल रहा है, उसकी कार्ड बीजेपी के पास है नहीं। और आप लोग, मैं आज आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि आने वाले समय में 2027 में सीजेपी दलित राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में उतरेगी।
क्या ये गलत है? हमें उम्मीद तो ये थी कि आप युवाओं के मुद्दे उठाओगे, युवाओं के मुद्दे की नहीं, बात युवाओं के करोगे। मुद्दे आरोप तो लगाना तो ये आरक्षण पहले से ही विरोध का काम मुद्दा रहा आ है, रहा है ना। आरोप तो अरे लगते भाई, रहे, आरक्षण लेकिन विरोध कोई का ऐसा मुद्दा नहीं आ है रहा जो है युवाओं ना। की बात चले मैं करता रहा दीपक हूं। जी मैं इसीलिए पूछ युवाओं रहा ने हूं हमारे ऊपर विरोध का भरोसा बड़ा मुद्दा जताया आ रहा था। है। नवीन जी, थोड़ा सा जैसा कि रोक रहा हूं हमने आपको। हमारे ऊपर भरोसा युवाओं ने जताया, वो आपके ऊपर नहीं जताया, क्योंकि आप लोग आरोप लगाते हैं सर। आप नवीन युवाओं जी, के भी नहीं साथ खड़े हो, जताया। युवाओं की मैं बात थोड़ा सा कर रहे नवीन जी हो। आपको रोक रहा हूं। दीपक जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या अगर भविष्य का युवा चाहेगा तो आप तमाम लोग चुनाव में लड़ेंगे, सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे? सर मैं आपसे फिर यही बात कह रहा हूँ कि हमें चुनाव के बारे में अभी हमारी कोई भी प्लान नहीं है। हम में से किसी ने चुनाव के बारे में कुछ नहीं सोचा है। अभी तो हमारे जैसा लिए भाजपा छात्र करेगी नीति वैसा कबूल करेंगे। करिए। लेकिन दीपक जी, जैसा लोग कहते भाजपा हैं से कि आदेश मिलेगा बिना वैसा नेतृत्व करेंगे। के कोई भी आंदोलन बहुत सर लंबा हमें नहीं भाजपा चलता से है। क्या मतलब, हम किसी पार्टी के ना खिलाफ अरे है, भाई ना साहब, किसी परमिशन पार्टी के एयरपोर्ट पक्ष में में। टीसीपी देके आ रहा है ना आपको, विचित्र वीर सिंह देके आए ना आपको परमिशन एयरपोर्ट अब के तो ऊपर। ऐसा कभी आप तो देखा ये भी भारत में? कहोगे कि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो हो सकता है वो आप अरे लोग मंत्री ने कहो। इस्तीफा जनता की मांग पर दी, आपके आंदोलन नवीन में जी, नहीं थोड़ा है। सा रोक रहा हूं। नवीन जी, थोड़ा सा रुक जाइए। गया है, उन चीजों पर क्यों नहीं जाते? युवाओं की बात क्यों नहीं करते हो आप? हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। हम कर क्या रहे हैं। क्या बहुत अमन सारे युवा ऐसे आयोग, लोग हैं जब दीपक तक जी का जिन युवा पर आएगा ना, आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे आप लोग? देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को युवाओं के हित की बात करनी चाहिए, क्योंकि युवा इस तरह के आरोपों को और इन सब चीजों को बहुत पहले से झेलता आया है। अब आपको आगे आना युवा होगा, तो क्योंकि देश का आरक्षण से परेशान है, आप जनजीवन वोट वो भी पाएंगे। जागरूक हो गया है, तो युवा आप तो इस तरह की जातिगत बातों में, आरक्षण से आरोपों में परेशान है आने वाला 75 नहीं साल है से। सर। आप बोलिए। सर वो युवा जी, तो वो आरक्षण इस से तरह की परेशान है बातों में आने 75 वाला साल से नहीं है। देश युवा का। बहुत आप समझदार है, बोलिए ना युवा उस जाग पे। गया देश का। आप नहीं तो बोलेंगे आप लोग तो आरोप मालूम, आप लगाते वही रहिए, बोलेंगे उससे जो हमें कोई भाजपा फर्क बोल नहीं रही है। पड़ता, दीपक जी, क्योंकि देश मुझे की जनता, देश का युवा हमारे दीपक साथ जी, है। मुझे इतना बता दीजिए, यह आंदोलन जो आपने किया कि भाई सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, आने वाले वक्त में क्या सरकार को कोई मैसेज देने की कोशिश की कि गलत होगा तो हम दोबारा आकर ऐसे ही आंदोलन करेंगे, ऐसे ही आपको झुकाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, सबके लिए चेतावनी है ये? देखिए मैं आपसे सीधी सी बात कहूंगा सर, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हम किसी पार्टी के ना समर्थक है ना विरोधी। जहां भी कुछ हमें लगेगा कि गलत हो रहा है, युवाओं के हित जो हित है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम लोग वहां पे खड़े होंगे युवाओं के चलिए, साथ बहुत में। बहुत 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 शुक्रिया दीपक जी, आप नेशन 27 के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, दीपक बालियान जुड़े थे, प्रवक्ता सीजेपी के, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग फिलहाल किसी आंदोलन में तो नहीं है, लेकिन युवाओं की बात होगी, फिलहाल आराम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की बात होगी, युवाओं की बात के लिए हम जरूर आगे आएंगे। देखिए, प्रवक्ता साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल जी से बात हो गई थी, निरंजन पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं मैं। निरंजन जी, क्या यह आंदोलन यहां थम गया या फिर इसका इंपैक्ट आगे भी दिखेगा? देखिए अनूप जी, मेरा ये मानना है कि जो इसके दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू, एक हम आंदोलन की बात करें, और दूसरा पहलू हम मुद्दे की बात करें। लोग कहते हैं कि ये जो युवा है, ये जो जनता जो उठ खड़ी हुई, या यूं कहें कि जो जिस तरीके से जन समर्थन मिला वो आंदोलन को मिला। मेरा ये मानना है कि ये जो जन समर्थन मिला, ये जो जिस तरीके से लोग उठ खड़े हुए, ये इस आंदोलन को नहीं, ये सीजेपी को नहीं, ये इस मुद्दे को मिला। क्योंकि वास्तविकता ये है अनूप जी, और मैं बार बार कई डिबेट में ये बात कह चुका हूं, कि जो सरकार के अंदर एक दम्भ जिस तरीके से नजर आ रहा था, और हमारे यहां कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयते, और उस दंभ की ये परिणति थी कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी समर्थक है, या यूं कहें कि जो राइट विंगर्स है, उनके मन में भी एक दबी भावना ये थी कि नहीं यार, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। और वो बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरोत्तर, मान लीजिए पेपर लीक्स हो रहे थे उत्तरोत्तर, और कहीं जो नकल माफिया है, या यूं कहें कि जो घपले और घोटालेबाज है, उनके मन में किंचित मात्र का भी सरकार का या किसी विभाग का कोई भय नहीं। आप ये देखिए, 3 मई को नीट का पेपर लीक होता है, और उसके बाद में बैक टू बैक 9 मई को जिस तरीके से सीबीएसई के अंदर भी घपला घोटाला, चाहे उसके अंदर घोटाला नहीं हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं नाकामियां तो हुई। उसके अंदर जो परीक्षा संपन्न करवाने वाली जो एजेंसियां थी, उनके द्वारा लोगों को असुविधा तो उत्पन्न हुई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये उस चीज की एक परिणति थी। रही बात आप सीजेपी के आंदोलन की बात करें, तो अनूप जी मैं आपको चीज बताऊं, 20 तारीख को जब इनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, आपने भी देखा होगा जंतर मंतर पे उस टाइम इनको वहां पे अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ रहा था। शुरुआत के 3 दिन वहां पे इनसे ज्यादा तो पत्रकार और जर्नलिस्ट और जो देखने वाले लोग हैं, तमाशबीन लोग हैं, उनकी भीड़ इनसे ज्यादा थी। लेकिन जिस दिन मंच के ऊपर
सोनम वांगचुक आकर के उन्होंने जब अनशन शुरू किया वहां पे, उसके बाद में कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंदर थोड़ी सी शक्ति और थोड़ी सी इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई। उस चीज को भी किसी ने नहीं, किसी को इनकार नहीं कर सकता। और ये सारी के सारा एक आप ये समझ लीजिए आवेशित क्यों हुए लोग, यानी कि ये मामला इतना बड़ा क्यों बना, क्योंकि 19 तारीख को 18 तारीख को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदला जाता है और 19 तारीख को नए कमिश्नर के आदेशानुसार जिस तरीके से पोटली में बांध करके और सोनम वांगचुक को उठा करके और हॉस्पिटल में जमा कर दिया जाता है, भर्ती नहीं बोल रहा हूं, जमा कर दिया जाता है, तो आपको मैं बता रहा हूं मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी सरकार का किसी भी चीज का मुद्दों के ऊपर तो समर्थन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको ये दिखता हुआ नजर आए कि ये तो अति है, तो वो अति शायद अपने भाई की, अति शायद अपने परिवारजन की भी वो कहीं कहीं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे जो एक आक्रोश पैदा हुआ और जिन लोगों ने देखा कि भाई ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य ये जब शांतिपूर्वक वहां पे अनशन चल रहा है तो आप हाई कोर्ट के आदेशों का एक ढाल बना करके या परछाई बना करके आप सोनम वांगचुक को जिस परिस्थितियों के अंदर और जिस तरीके से उठा करके ले जाते, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को उस चीज ने एक ऊर्जा और एक उसके और उसका इम्पैक्ट भी दिख गया। देखिए उसका इम्पैक्ट, इतनी ऊर्जा मिली कि देखिए क्या से क्या हो गया। आज आपको मैं बता रहा हूं, हाँ। आज भी अगर चाहे कोई युवा हो, कोई सीजेपी हो, कोई एजेपी हो, कोई बीजेपी हो, आप ये समझ लीजिए कोई भी नेतृत्व हो, उसको समर्थन, ऑर्गेनिक समर्थन उसको तभी मिलेगा अगर उसके मुद्दे में जान है, क्योंकि अब वो जमाना खत्म हो गया कि आप किसी को बहका करके कहीं भी उठा करके ले जाएंगे। और मुझे लगता है निरंजन जी, अब कोई भी आंदोलन इतना लंबा इंतजार नहीं करेगी सरकार या फिर विपक्ष के लोग कि भाई इसको देखते हैं थोड़ी गंभीरता है कि नहीं है। इतना गंभीर हो जाएगा कि भाई आपके लिए नासूर हो जाए, कोई नहीं समझेगा। नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में तमाम चीजें हुई जेनजीज के साथ जो हुई, आपने भी देखा तमाम चीजें। क्या अब टैक्स सेवी जो है, यानी जो टैक्स सेवी युवा पीढ़ी की जो सोच है उसको समझने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है या फिर समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, जिसका इंपैक्ट ऐसे निकलकर सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर अनूप जी देखिए, ऐसा ये नई जनरेशन जो है ये अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है। उसको एक चीज पता है कि उसको रोजगार चाहिए, उसकी जैसी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब चाहिए, और अगर नहीं मिल रही तो उसकी शिक्षा जिस तरीके की वो ब्रिलियंट है पढ़ने में, उसको वैसा कॉलेज चाहिए। ये चीजें देने में हमारे देश की सरकार नाकाम रही है, ये कड़वा सच स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज आपकी आज की जो पार्लियामेंट में कार्रवाई है, आप 2024 में ऑलरेडी एक बिल लेकर आए थे, बिल्कुल, के बाद आज आप उसमें संशोधन विधेयक बिल लेकर आए हैं, उस पर चर्चा हो रही है। हमारा प्रश्न यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दुनिया भर की गारंटियां बांटते घूमते हैं चुनाव के दौरान। इसकी भी एक गारंटी बांट दें, युवा संतुष्ट हो जाएगा। कह दें कि अगर अगली बार पेपर लीक हुआ तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देगा, इस देश के अंदर कभी राजनीति नहीं करेगा, बात खत्म हो जाएगी ना। आप बिल बना रहे हो, आप एक चीज देखिए, कल एक हियरिंग थी राउसकोट एवेन्यू में, सीबीआई ने पेपर दाखिल नहीं किए, जज साहब क्या करेंगे बेचारे। आपकी जो एजेंसीज हैं, आपने कहा 90 दिन में ट्रायल कंप्लीट कर लेंगे, भाई साहब 90 दिन तो छोड़िए, आप 900 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं, और ना हुई है। सुरेंद्र मुखिया के मामले में आप बताइए, विमल दुबे के मामले में बताइए, कहां चार्जशीट फाइल हुई है। तमाम ऐसे लोग हैं, और जिनमें 45 लोग पकड़े तो 40 को जमानत मिल गई, इसी बात पर मिल गई कि साहब चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, उनके ऊपर आरोपी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो आपकी इतनी लचर प्रणाली इस मामले की सबसे बड़ी विडंबना तो मुझे ये लगता है कि जितने भी नकल माफिया, किन्हीं को सजा नहीं हो पाई है। बड़े आराम से जमानत मिल जाइए इनको। चाहे संजीव मुखिया की बात हो, मैं तो उनके घर तक गया था उनको ढूंढने। नहीं, मैं एक बात और कहूंगा अनूप जी, देखिए ऐसा है, मेडिकल के मामले में कोटा इस देश का सबसे बड़ा हब है कोचिंग का, और हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष भी कोटा से आते हैं। क्या उनको नहीं पता है कि कोटा में क्या होता है और कैसे मैनेज होती हैं चीजें? एक वहां अलग अलग क्लास की अलग अलग फीस के हिसाब से कोचिंग है, इतनी सियोरिटी के साथ वहां एडमिशन किए जाते हैं कि साहब 100% गारंटी है नीट पास कराने की। कैसे हो जाती है गारंटी भाई? को कोई पॉलिसी कोचिंग संचालन पर बनानी पड़ेगी, सरकार बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यहीं से वो सिंडिकेट चलता है पेपर लीक का, जो कोचिंग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मैं सरकार कह रही है हमने साहब
कानून बना दिया है, कानून बना देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपने तमाम कानून बने, आपने इस देश को केवल एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया। जीएसटी काउंसिल की 57 बैठक आप कर चुके, अब 58वीं अगस्त में करेंगे। नोटबंदी आपने करी, असफल प्रयोग रहा आपका। किसान बिल आप लेकर आए, वो असफल प्रयोग था, किसानों की जान भी चली गई, 700 के आसपास किसान भी चले गए, आपने कीले ठोक दी ऐसे जैसे कोई पाकिस्तान की। मैं वापस आता हूं नवीन जी, वापस आ रहा हूं, राघवेंद्र जी से सवाल करता हूं। राघवेंद्र जी, अभी आपने सुना आपने दीपक जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि फिलहाल तो हम लोग ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या यह अब है कि अब हर फैसला बहुत सोच समझ कर होगा? क्योंकि अब युवा पीढ़ी, आपने देखा जेनजी कैसे विरोध कर रहे हैं, क्या उनको सोचकर, उनके विरोध को सोचकर फैसला लिया जाए कि भाई कुछ भी गलत होगा तो कुछ भी परेशानी हो सकती है, क्या ये सोचकर फैसला लिया जाएगा? निश्चित रूप से यही सोच करके फैसला लिया भी जाना चाहिए, और हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यही सोच करके हम लोग फैसला लेते भी हैं। हम लोगों ने पहले दिन से इस पे कोई आनाकानी थोड़ी ना की थी। पेपर लीक वाले विषय को हम लोगों ने पहले दिन तो स्वीकार किया था, कार्रवाई हम लोगों ने की थी, गिरफ्तारी भी की थी। अब उसको लेकर के हम लोग संशोधित बिल लेकर के भी आए हैं। भाई जो भी कार्रवाई होगी वो संवैधानिक दायरे में ही तो होगी। कोई हम लोग तुगलकी फरमान थोड़े ना देते, खड़े करके गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो। अब ये समाजवादी पार्टी है, बिल से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, बिल आप लेकर आए, कानून के सजा का प्रावधान बढ़ा दिया, जुर्माना बढ़ा दिया, ये बिल तो पहले भी था, लेकिन कितना इंपैक्टफुल था? अभी भी नवीन जी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, संजीव मुखिया छूट गया, तमाम चीजें छूट गई, नकल माफिया जितने पकड़े गए सब बेल पे चल जाते हैं, तो इस बिल का फायदा क्या हुआ फिर? ऐसा नहीं है भाई, यही तो किया जा सकेगा। अगर फांसी के सजा का प्रावधान रखना चाहते तो बैठे तो हैं हमारे कपीश जी, इनकी पार्टी के सांसद भी है पर्याप्त, सदन में चर्चा करें। प्रावधान तो है, लेकिन क्या क्राइम रुक गया, अपराध रुक गया? राघवेंद्र जी को लेकर के कहें भाई, देखिए लोकतंत्र है, संवैधानिक दायरे में ही कानून बनाया जाएगा। बताएं, कहेंगे लोग सदन में गए फांसी का प्रावधान लेकर के आए, आजीवन कारावास की चर्चा करें, सदन में तो चर्चा के लोग भागते हैं। क्या टीवी डिबेट में चर्चा होगी? टीवी डिबेट में इसके निर्णय होगा। इनके जो है, अब कपीश जी बैठे हुए हैं, इनके हाथी के दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। हम लोग जो है 1992 में नकल विरोधी अध्यादेश लेकर के आए थे, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार है, मुझे याद है। इन लोगों की सरकार बनी, तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त कर दिया गया। अनिल यादव को याद है? कपीश जी आपको अनिल यादव याद है? पीसीएस भर्ती घोटाला, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगा करके हटवाया था। 85 पीसीएस में से 52 पीसीएस एक ही समाज के थे। आप लोग तो ये बोलना बंद ही कर दीजिए, आप लोगों के समय में भी ये सब होते रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, पिछली सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे विभिन्न प्रदेशों की, राज्यों की सरकार हो, क्या पेपर लीक विषय नहीं हुआ? क्या पेपर लीक नहीं हुआ? क्या इन लोगों ने कितनी गंभीरता से लिया? पंजाब में पेपर लीक हुआ है, उसमें ये लोग कितने गंभीर है इस विषय को लेकर के? पंजाब में क्या मांग करेंगे मंत्री के इस्तीफे की? नहीं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव है, उसको लेकर के ये पूरी राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। बताइए, पंजाब के मंत्री को इस्तीफे की बात करेंगे? कहीं नहीं करेंगे। भाई ये बताइए, माननीय मेरे मंत्री जी ने यह कहा था, निधि प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, राष्ट्र हित में सामाजिक तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों इसका लाभ न उठा पाए, इसलिए हम इसका इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें संकेत में हर चीज छुपी हुई है, इसमें जो है संकेत में ही हर चीज छुपी हुई है। जवाब ले लेंगे कपीश जी से। राघवेंद्र जी, एक सवाल है मेरा राघवेंद्र जी से, भैया बोलते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। राघवेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन में थी तो ये तो गृह मंत्रालय का बड़ा फेल्योर है। फिर गृह मंत्री को इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली जैसी जगह जहां पार्लियामेंट से 400 मीटर दूर पर अगर देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस देश की गृह मंत्रालय की तो हो नहीं सकती है। बात नंबर 1। दूसरा एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि इनके हाथी के दांत है, उनके हाथी के दांत, हमने मान लिया सबके हाथी के दांत है, राजवीर साहब के हमाम में सब नंगे हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हम लोग बहुत भरोसा करते हैं। मोदी जी ने यह कहा था नोटों की गड्डियां दिखाते हुए कि ये शुभेंदु अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार के पैसे गिन रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री हैं, ये कौन सी प्रणाली है? ऐसी प्रणाली से देश चलेगा क्या? नकल माफिया को भी आप ऐसी भाजपा ज्वाइन करा देंगे और वो भी क्लीन चिट हो जाएगा, तब क्या होगा? ये चिंता का विषय है देश के लिए।
नहीं, देखिए नवीन जी, शुभेंदु अधिकारी वाला विषय कोर्ट में है। हम लोगों ने उसका मुकदमा वापस नहीं हुआ है, मुकदमा अभी चल रहा है। हम लोग इस अरे प्रकार देश के व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री नवीन ने जी, हम बयान लोग- दिया भाई, किसी अरे गहरे ने नहीं दिया, किसी रोड साइडर ने बयान नहीं दिया, देश के प्रधानमंत्री का बयान है। नोट गिनते हुए वीडियो, तो इसका मतलब ऑथेंटिक है वो 100%। फिर भी एजेंसीज काम नहीं कर पा रही हैं, चार्जशीट फाइल नहीं हो रही नहीं, है। नवीन जी देखिए, एआई के जमाने में कुछ भी हो सकता है। देखिए जांच होने दीजिए। तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री देखिए, क्या उनको गगन न्यायालय में दिखाइए भाई। प्रश्न खड़ा करेंगे क्या नवीन? इस स्तर पे आके बात न्यायालय कर रहे में हैं। प्रश्न खड़ा करेंगे क्या नवीन? प्रधानमंत्री जी ने नहीं, झूठ बोला। देखिए। ये कह नहीं दीजिए, नहीं, बात क्या खत्म न्यायालय हो गई। पर भी भाई, अगर कोई विषय न्यायालय में सब्जुडिस है तो उसमें भी आप प्रश्न खड़ा करेंगे, कहेंगे कि वो ऐसा निर्णय नहीं, हमने नहीं, टीवी हमारी में देख आस्था, लिया। हमारा विश्वास AI प्रधानमंत्री के जी जमाने में कोई चीज प्रधानमंत्री जी विश्वसनीय जो नहीं बात है। कह रहे हैं वो 100% नवीन जी, ऑथेंटिक हो सकती AI है, के जमाने उसको में बिल्कुल कोई चीज AI विश्वसनीय जनरेटेड नहीं है। मानेंगे। राघवेंद्र कैसे आप जी, कर सकते हैं? राघवेंद्र जी, आप ऐसे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं जो दिल बहलाने के लिए ख्वाब अच्छा गालिब जो नहीं होता है, बिल्कुल वैसी लग रही है। कपीश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी राघवेंद्र जी ने कहा कि आपके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, लेकिन आप ही को चाय के लिए भी बुलाते हैं, ये आपको पता है। ऑन एयर आपको निमंत्रण दे देते हैं भाई, जिनके दांत अलग है उनको चाय के लिए भी बुला रहे हैं राघवेंद्र भाई। हमारे हमारे मित्र हैं और हम लोग रोज जो है सुप्रभात भेजते हैं एक दूसरे को, और जनता से भी कहते हैं कि हम लोग की लड़ाई कोई खेत मेड़ की नहीं है, विचारधारा की, अपनी नीतियों से देश को चलाने की। और कभी भी दो राजनीतिक लोगों को आपस में संवाद करते हुए तीखापन भी आप देखिए तो अपने घर में या घर के बाहर उसको कलह मत बनाइए, क्योंकि राजनीति जो है वो खेत मेड़ की लड़ाई नहीं। अब मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम इनकी बातों से सहमत हो जाते हैं। हम चलिए कर्नाटक में भी मांग लेते हैं, पंजाब भी मांग लेते हैं। अब ये बता दीजिए आप, योगी जी से कब इस्तीफा दिलवाइए? 20 पेपर लीक। योगी जी से पूछिए कब दिलाएंगे, हम मांगेंगे ये दिलाएं योगी जी से इस्तीफा। भाई ये काम मत करिए। मैं तो एक बार आपको पूछ रहा हूं कि आप 5 साल से 7 साल कर दोगे तो कौन सा नया संशोधन कर लोगे? 5 साल किसी को सजा दिला पाए? प्रश्न इस बात का है कि जब 5 साल की सजा नहीं दिला पाए तो 7 साल की सजा कहां से दिला दोगे? इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए इनकॉम्पिटेंट सरकार। ये केवल देश को भुलावे में डाल रही है। अभी आपको हम कह रहे हैं अनूप भाई, E20 पेट्रोल आपको जबरन दिया जा रहा है ना, कि आप चाहते हैं कि आप E20 भरा, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि इसका परसेंटेज और बढ़ेगा। नहीं वो तो 95 और 100% पे गडकरी साहब कह रहे थे, और खुद ही हाई कोर्ट में जो है अब जो है अपने ही वादी बन गए। आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेने में कितनी माहिर, या नहीं कहेंगे वो शब्द असंसदीय हो जाएगा, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आपको ये आजादी नहीं दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कि आप प्योर पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरा सकें। और दूसरी चीज, ये सबको धोखा दे रहे हैं। 170 रुपए आप पेट्रोल दे रहे हो और E20 वाला आप जो है 112 रुपए पेट्रोल दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, कपीश श्रीवास्तव के पास जो गाड़ी है, मैं एक वकील आदमी किसी तरीके से अपना परिवार चलाता हूं। मेरे पास 22 साल पुरानी गाड़ी है, 2002 में ली थी, वो गाड़ी आज भी चल रही है। माता पिता के ट्रीटमेंट के लिए ली थी, अब अपने परिवार को लाने ले जाने में लगाता हूं। तो मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, हमारी गाड़ी के लिए तो E20 नहीं है। हमारी खराब हो जाएगी तो गडकरी साहब देंगे या मोदी साहब देंगे? हमें यह बता दीजिए। तो देश को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप कहेंगे कि एक आंदोलन खड़ा होगा, आप देश के लोगों को धोखा देते जा रहे हो, कह रहे हो कि तानाशाही करते जा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। भाई हम E20 के लिए कहां से जिम्मेदार है? आप गन्ना का रस बेच रहे हो, सारी चीजें वायरल हो रही हैं, आपके सामने आ रही, फिर भी आपकी सरकार इस पर जवाब दे नहीं। और आप इसको समझ लीजिए, ये नासूर बनेगा आपके लिए। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव आयोग इनके लिए काम कर रहा है, क्या बिहार के अंदर जब चुनाव चल रहा है और आप 10,000 रुपया हर शुक्रवार को बांट रहे हैं, और 1 फेज का, 2 फेज का, 3 फेज का चुनाव चल रहा हो, और हर फेज में आप पैसा छोड़ रहे हैं, आप बताओ ना कि चुनाव आचार संहिता का ये सीधे सीधे जो है गलत कार्यक्रम किया गया कि नहीं? तो क्यों नहीं मानेगी देश की जनता कि आप तानाशाही कर रहे हैं और चुनाव आयोग बिका हुआ आपके हाथ में खेल रहा है? और आप स्वयं देख लीजिए, अब इतनी तानाशाही हो गई है कि आपकी तो मीडिया को मैं सलाम करता हूं, अभी नए रूप से आप आए हैं और आप जो है बड़ी निष्पक्षता से बात कर रहे हैं। मैं तमाम चैनलों पे मुझे लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी बात कहने के लिए। मैं दिन की बात आपसे कह रहा हूं।
मैं तो यहां पर राघवेंद्र भाई को पूरा सुना, हम्म। आप भी हमको पूरा सुन रहे हैं। और सबसे पहली बात, पोद्दार साहब को आज शानदार विश्लेषण के लिए बधाई देता हूं, उन्मुक्त कंठ से। नवीन दुबे जी तो हमेशा ही, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे विश्लेषक हैं जो कभी भी किसी की सरकार रहती है उसी के खिलाफ आलोचना करते हैं, क्योंकि वो कमी उन नीतियों में निकालते हैं जो सरकार जवाबदेह होती है। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि आज भी लोकतंत्र बचा लो, भारतीय जनता पार्टी तो बची ही नहीं। ये तो वन मैन आर्मी टू मैन शो है। ये अटल जी की, आडवाणी जी की और मुरली मनोहर जोशी की, ये भाजपा नहीं है। वरना मुरली मनोहर जोशी को आकर के इस आंदोलन के लिए क्या कहा गया है, शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी, कथित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी है। आपके यहाँ तो 75% लोग जो है दूसरी पार्टियों से आ गए, वो भी जिन पर आपने आरोप लगाया था वो लोगों को आपने ले लिया। आप सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री से हम सिस्टम सुधारने की बात करते हैं, जो अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं। इस देश के गृह मिनिस्टर से हम कहते हैं भाई पीरियड गन क्यों चला दिए, अरे वो पूर्व में तड़ीपार रहे हैं, उनका जो है बड़ा काला रहा है पुराना समय। और आप शिक्षा मंत्री पूछते हैं कभी स्मृति ईरानी इंटर पास, अब बना दिया आपने जो है वो बीए। तो आप बताओ कौन सा विश्लेषण। और आप मुख्यमंत्री बना रहे हो जो सात खून का हत्यारा है। आप बताओ 7 लोगों का हत्यारा है, एफिडेविट कह ही नहीं पा रहा, हफिडेविट कहता है। तो ये आप कह रहे हो, आप बना रहे हो, हम लोग नहीं बना रहे। और जब हम लोग कहेंगे तो आप कहोगे कि भाई ये तो भारतीय, आप संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? अगर हम गलत कह रहे थे एक मानहानि कर दो हमारे ऊपर, लेकिन जो सच्चाई उस पर आप कर नहीं पाओगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको ताकत मिल गई है, देश के लोकतंत्र ने दे दी है ताकत मोदी जी को, तो क्या उसका गलत इस्तेमाल कीजिएगा? क्योंकि आपको ताकत दे दिया जनता ने, तो जनता ही आपकी ताकत छीन लेगी, अब से सुधर जाएगी। मैं जवाब ले लेता हूं राघवेंद्र भाई, बिल्कुल 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप, अगर है जवाब तो। जवाब क्यों नहीं है? ये जिस प्रकार से E20 पेट्रोल का विरोध कर रहे हैं, हास्यास्पद तरीका। बहुत से देशों में इसको सीधे सीधे चल रहा है, ये ऐसा नहीं है। माननीय गडकरी का बयान भी इसमें आ चुका है, पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आ चुका है। मजाक बनाए हुए हर विषय को ऐसा खड़ा करता रहे। अनु भाई हमको एक कार दिलवा दीजिए इनसे, उसमें मैं जाती हूँ मोदी जी हमको एक कार दे दें। अरे कपिल जी, मोदी जी E20 वाली कार दे दें, नहीं तो सादा पेट्रोल दे दें। हर विषय को हमको या तो E20 कार दे दें और या फिर मुद्दा बना देना। पेट्रोल दे दें। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कहने का मतलब है आदमी हूँ, मैं नई कार नहीं खरीद सकता हूँ। और जो नई कार खरीदी जा रही है, कंज्यूमर फोरम उस पर भी उन एजेंसीज को जो है उन निर्माणकर्ता कारों को बकायदा कह रहे हैं कि आप नए कार दीजिए, नई कार दीजिए। आप पहले देश को E20 के लायक बना दीजिए। आप इस देश के उद्योग को पहले E20 के लायक बना दीजिए। 1,40 करोड़ की जनता में आप पहले नई कार खरीदने की ताकत पैदा करा दीजिए, और नहीं तो कम से कम सादा पेट्रोल दे दीजिए महाराज। अरे महाराज सादा पेट्रोल दे दीजिए महाराज। अरे हम लोग नई कार नहीं ले सकते। अरे आप पुराना हम लोग को सादा पेट्रोल दे दीजिए। अरे हम आपसे नई कार नहीं मांग रहे, आप हमको पुराना सादा पेट्रोल दे दीजिए। सादा पेट्रोल दे दीजिए महाराज। हम नई कार खरीदने के चक्कर में नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं। हमारी पार्टी 20,000 करोड़ वाली पार्टी नहीं है साहब। हम लोग के पास पैसा नहीं है साहब। हम लोग वकील आदमी है साहब, पुरानी कार चलते साहब, 22 साल पुरानी कार मेरे पास। एक नई कार दे दो, मैं तो सादा पेट्रोल दे दो। एक नई कार दे दो या सादा पेट्रोल दे दो। इस देश को धोखा मत दो। अब गडकरी साहब की बारी है, उसके बाद प्रधानमंत्री की बारी है। ये देश की जनता आपकी तानाशाही देख रही है कि आप मुझे थोड़ा आगे भी बढ़ाना है और भी मेहमान है गेस्ट है मेरे पास, तो मुझे उनसे भी सवाल करना है। निरंजन भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। निरंजन भाई, हम सवाल तो इस आंदोलन को लेकर कर रहे थे, जंजीज को लेकर कर रहे थे कि भाई आगे क्या होगा, कैसे होगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आंदोलन जो है नेतृत्वहीन था, मतलब कोई बड़ा लीडर नहीं, अभिजीत दीपके तो थे वहां पे, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इन युवाओं ने, सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, जंजीज ने किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं जताया। ना तो उनसे कोई समर्थन लिया, ना ही उनसे कहा कि भाई आप आगे आ जाइए, हमारे साथ दीजिए कहीं भी, लेकिन ना ही युवा जो दल है उनके, चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, किसी का साथ नहीं लिया, खुद से खड़े हो गए। तो क्या यह मान लिया जाए कि इन जो सीजेपी वाले या फिर युवा जंजीज है, इनको किसी भी दल पर भरोसा नहीं है, आगे भी ऐसे खुद खड़ा होंगे?
देखिए अनुज जी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा और मैं ये निवेदन करूंगा कि कोई बीच में ना बोले, मेरी पूरी बात का पूरा संदर्भ आने दे। देखिए मेरा क्या मानना है कि देश की जनता, चाहे उसके अंदर जैन जी हो, चाहे उसके अंदर युवा हो, चाहे उसके अंदर अधेड़ हो, चाहे उसके अंदर वृद्ध हो, आज देश की जनता जो है वो ईमानदारी और विश्वसनीयता चाहती है। और मैं आपको बता रहा हूं, इस आंदोलन से देखिए दो चीजें निकल करके आई है, और वो आपने भी इस चीज को रीड किया होगा। पहली बात तो ये है कि चाहे कितनी ही बड़ी तानाशाही हो, चाहे कितना ही बड़ा अपने आप को कोई आदमी, कितना ही मतलब अपने आप को कितना ही बड़ा भगत दिखाए या यूं कहें कि कुछ भी कहें उसको, वो अपना एक आवरण जो भी बनाता है, जब जनता उठ खड़ी होती है तो उसको कहीं ना कहीं साष्टांग होना ही पड़ता है। एक चीज तो ये निकल करके आई, मैं बात कर रहा हूं सरकार के लिए। और दूसरी चीज अनूप जी, जो आज सोच का और चिंता का विषय है, मेरे ख्याल वो कांग्रेस के लिए भी और समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के लिए सोच का विषय, विशेषकर आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो सीजेपी आज आंदोलन कर रही थी कि इसी तरीके से 2011-12 में आम आदमी पार्टी सीजेपी के स्थान पर थी, और आज उन राजनीतिक दलों की इतनी ताकत नहीं है कि वो ऑर्गेनिक रूप से 5000 लोगों को उद्वेलित कर सके, 5000 लोगों को आंदोलित कर सके। तो ये हमारे राजनीतिक दलों को, चाहे उसके अंदर आप सत्ता पक्ष जोड़िए, चाहे उसके अंदर आप विपक्ष जोड़िए, उनको सोचने की और समझने की आवश्यकता है कि भाई आपकी इतनी विश्वसनीयता का अभाव क्यों है। दो बात। तीसरी बात आपको मैं बताऊं अनूप जी, आप एक चीज को मैं आपको बता दूं, यहां पे कोई व्यक्ति अगर अपने आप को बड़ा समझे, तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आपने नाम सुना, कितना बड़ा नाम था, एसकेएम के टॉप लीडरान में से एक थे, और लगभग 1.5 लाख किसानों को लेकर के 1.25 साल तक दिल्ली को घेर करके बैठे रहे, और उनकी एक आवाज के ऊपर किसान जो है यहां से टस से मस नहीं हुए। वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसी आंदोलन के 8 महीने बाद में हरियाणा के हिसार से चुनाव लड़ते हैं और जमानत नहीं बचा पाते, और उन्हीं किसानों से वोट लेने गए थे जिन किसानों को लेकर के वो दिल्ली को घेर करके बैठे हुए थे। मतलब सीधी सी बात है, जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरकार के खिलाफ उन लोगों को मोबिलाइज करके लेके आए, लोगों को उनकी बात में ताकत नजर आ रही थी, लोगों के उनकी बात में विश्वास नजर आ रहा था, लेकिन जब वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीति करते हुए दिखे तो लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। यही स्थिति में यहाँ पे जो अब वर्तमान में जो नेतृत्व उत्पन्न हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और आम आदमी पार्टी की तो मैं पहले कही चुका कि जो आम आदमी पार्टी एक समय रामलीला मैदान को भरने की ताकत रखती थी, जब उनके पास ना संगठन था, ना उनके पास इतना बड़ा नाम था, ना उनके पास इतना बड़ा संसाधन थे, उस समय की बात। और आज की तारीख में वो आम आदमी पार्टी 500 आदमी जुगाड़ करने के लिए उनको खून पसीने बहाने पड़ते हैं, और वो 500 आदमी भी जो इकट्ठे करते हैं वो आप ये समझ लीजिए उनके पैड वर्कर होते हैं। तो ये आज राजनीतिक दलों को सोचने की भी आवश्यकता है, और जो वर्तमान में नया नेतृत्व उत्पन्न हो रहा है उसको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जब तक आपकी बातों के अंदर, आपके मुद्दे के अंदर और आपके काम में अगर किसी को विश्वसनीयता नजर आएगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए रामायण में एक चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज का जो युवा है, आज का जो जनता है, आज का जो समाज है, वो इस चीज को देखता है। मैं निरंजन जी थोड़ा सा रुक, कपिश जी कुछ कहना चाह रहे? बिल्कुल 30 सेकंड में कपिश भाई, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। एक लाइन जी। पोद्दार जी ने एक बात जो शुरुआत में कही थी कि अगर मुद्दा सही हो तो आंदोलन अपना रास्ता तय कर लेता है, और ये हम लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर भी देखा है, अन्ना आंदोलन के अंदर भी देखा है, और वर्तमान समय में सीजेपी के भी आंदोलन में देखा है। और आपने तुरंत उसका एक रिएक्शन और भी देखा है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी गिराने की बात आई थी, उस पे 50,000 से ज्यादा लोग केवल मतलब एक दिन की कॉल पे इकट्ठा हो गए थे उस यूनिवर्सिटी के सामने। तो समाजवादी गिराने से आदेश निरस्त कर दिया गया, उसका निरस्त कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में ऐसे जन आंदोलन खड़ा करने में सक्षम है, और हम आपको वादा कर रहे हैं कि देश के अंदर इस समय E20 पेट्रोल, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 140 करोड़ लोग ग्रसित हैं, और सरकार जो है ना उनको नई कार दे सकती है और ना उनको सादा पेट्रोल दे सकती है। कपिश भाई ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि आप संकेत दे रहे हैं कि अगला आंदोलन E20 पेट्रोल, इथेनॉल पे ही होगा, पेट्रोल पे ही होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे 140 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, और महात्मा गांधी ने अपने
किताब में देखिए राघवेंद्र भाई नोट डाउन कर रहे हैं, देखिए ये मुद्दा आगे चला जाएगा। राघवेंद्र भाई ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि देखिए मैं नेता नहीं था, हमें मुद्दों ने नेता बनाया। चलो बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास कोई राघवेंद्र भाई, समय नहीं है, मैं 30 सेकंड में बता दीजिए कि क्या आगे आंदोलन, ऐसे आंदोलन को निपटने के लिए आपके पास कोई ठोस रणनीति है? फिर होने नहीं देंगे ऐसा क्या? देखिए, आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, समाज के किसी वर्ग का आंदोलन है। अगर स्वतः स्फूर्त से होता है उसका स्वागत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरा उसी तरीके से उसी पैटर्न में हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पिछली विधानसभा के चुनाव के पास किसान आंदोलन हुआ था। योगेंद्र यादव का बयान वक्त नहीं है मेरे पास समाजवादी राघवेंद्र भाई, तो गुजारिश है हाँ जितनी जल्दी बता दें, वक्त नहीं है। योगेंद्र यादव मुझे का 5 सेकंड दे दीजिए, 5 समाजवादी सेकंड। पार्टी के लिए, मैंने समाजवादी पार्टी के लिए पिच तैयार की, समाजवादी पार्टी उसमें खेल नहीं पाई। ये किस और इंगित करता है? वही आंदोलन जीवी पुनः चलिए लगता है सारा काफी समाजवादी अनूप जी पार्टी एक लाइन बोलनी, एक लाइन बात। मेरा अगला आंदोलन मुझे उसके जो दिखाई दे खड़े रहा होकर के है वो उसके लाभ आरक्षण ले हटाओ सके। आंदोलन। चलिए नवीन जी बोलिए, नवीन जी राजनीतिक- बोलिए। मैं एक ही बात कह रहा हूँ अनूप जी, देखिए ऐसा आरक्षण हटाओ आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अभी आने वाले समय में पता बिल्कुल। दिखाई देगा। 50,000 50 लाख लोग ऐसे जुड़ रहे हैं उसमें। बिल्कुल एग्री। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ, आ जाएगी सभा भाजपा बसपा सबकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए आप। तो देखिए छात्र आंदोलन जिसने बहुत सारी नई इबारत लिख दी, इतिहास लिख दिया, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करा दिया, लेकिन सवाल अब भी उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन खत्म हो गया? जाहिर तौर पर फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हां अगर कोई मुद्दा होगा तो आंदोलन फिर होगा, यह भी कहा जा रहा है। और यह सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए चेतावनी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, सरकारें किसी भी हो, उनके लिए भी चेतावनी है कि अगर बेहतर काम होगा तब तो शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर कहीं गलती हुई तो आंदोलन आपके खिलाफ भी हो सकता है। फिलहाल देखते रहिए नेशन 27।